हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन टॉपिकों का यूज हमारे दैनिक जीवन में हमेशा से हो रहा है। अब इन्हीं उपयोगों को इन हेडिंग के माध्यम से हम समझने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक क्लास 9th का फिजिक्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक है। तो ये जो हमारा संवेग है और संवेग से रिलेटेड जो सर आइजैक न्यूटन का दूसरा नियम है, इसी पर बेस है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी वे से समझने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है संवेग। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा टॉपिक है संवेग। संवेग मीन्स होता है इनमें दो भौतिक राशियां होती हैं। एक हमारा द्रव्यमान होता है और एक होता है वेग। तो द्रव्यमान और वेग का द्रव्यमान और वेग का जब हम मल्टीप्लाइंग कर देते हैं तो हमें मिलता है संवेग मीन्स द्रव्यमान और वेग। मैंने आपको बताया एक है द्रव्यमान, एक है वेग। जब द्रव्यमान और वेग का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स इनटू, तो हमें मिलता है संवेग। कितना आया होगा समझ में? अगर एक वस्तु का हमारा द्रव्यमान है और एक का वेग है, अगर हम द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें संवेग प्राप्त होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये हमारा एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान है 5 ग्राम और इसकी जो वेलोसिटी वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब ये तो द्रव्यमान है, तो 5 इंटू वेग मीन्स इसका वेग 10 है तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा संवेग आया वो हो गया 50। और मैंने आपको बताया कि संवेग में दो भौतिक राशियां होती हैं, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है वेग। द्रव्यमान और वेग का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है संवेग। अगर हम एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और उसकी जो वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा संख्या, तो हमारा संवेग हो जाएगा। अब हम इसके मात्रक पर आते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका यूनिट हो गया। अब इसमें हम समझते हैं कि संवेग हमारा है क्या। संवेग एक सदिश राशि है। अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है कैसे है। तो सदिश राशि का मतलब होता है इसमें होता है परिमाण और दिशा होता है। अगर किसी राशि में परिमाण मीन्स उसका मान दिया है और डायरेक्शन दिया है तो इसका मतलब है कि वो राशि हमारा सदिश राशि है। और अगर ओनली डायरेक्शन दिया है, उसका मान नहीं दिया है, तो हमारा अदिश राशि हो जाता है। अब सदिश राशि का जो डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन होगा वेग की दिशा में। तो आपको संवेग समझ में आ गया होगा। संवेग दो भौतिक राशियों के मल्टीप्लाई से प्राप्त होता है। वे भौतिक राशियां हमारी हैं द्रव्यमान और वेग। इसका मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमारा संवेग कहलाता है। मीन्स वस्तु का संवेग कहलाता है।
यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है वेग की दिशा में होता है। एक टॉपिक तो हो गया। अब हम अगले पे आते हैं, संवेग में परिवर्तन। अभी तक मैंने पढ़ा संवेग, अब पढ़ेंगे संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन, अगर हम मान ले एक वस्तु हमारा ये है, इसका द्रव्यमान है 5 kg और इसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा एक वस्तु है, ये अभी इसमें है, इसका द्रव्यमान अलग ही है। अब यहाँ इसका द्रव्यमान 5 kg ही है और इसका वेलोसिटी हो गया 0। अब इसमें होगा क्या कि इसका जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, अभी इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, अब इसका वेग हो जाता है 0 मीटर प्रति सेकंड, मीन्स एकदम 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रारंभिक वेग और ये हो गया अंतिम वेग। तो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, अभी तो 10 मीटर प्रति सेकंड था, अब हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका मतलब इसमें परिवर्तन हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड से 0 मीटर हो गया, इसका मतलब इसमें परिवर्तन हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे, संवेग को प्रदर्शित करते हैं अक्षर P से। अब इसका जो फार्मूला आएगा अंतिम वेग, इसको हम दर्शा देते हैं PF से, इसको दर्शा देते हैं PI। तो P मीन्स हो गया संवेग, F मीन्स फाइनल, फाइनल मीन्स अंतिम, PI मीन्स प्रारंभिक वेग। अब अगर इसका हम निकाल लें संवेग, तो 5 × 0 = 0, और अगर इनका निकालें तो इनका आएगा 10 × 5 मीन्स 50। अब यहाँ इनका 50, ये 0 है। तो अब संवेग में कितने का परिवर्तन हुआ है, यही हमें इसमें निकालना है। तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा P = अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग है हमारा PF माइनस PI। अब यहाँ पे अंतिम वेग हमारा 0 है और प्रारंभिक वेग हो गया हमारा 50। तो संवेग में परिवर्तन हुआ -50 मीटर प्रति सेकेंड का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो जो संवेग हो रहा है वो एकदम माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब संवेग में वृद्धि नहीं होगी, संवेग में माइनस होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि यह माइनस प्रदर्शित कर रहा है कि संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है बहुत ही माइनस जा रहा है। यहाँ पे आपका 50 था, ये एकदम -50 हो गया, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जो अंतर आता है, संवेगों के अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जो अंतर होता है, वही हमारा संवेग में परिवर्तन होता है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। एक टॉपिक है हमारा संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर, तो मैं आपको इसी टॉपिक से समझाने वाला हूं कि जो संवेग में परिवर्तन हुआ है, यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड था, यहाँ 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड से 0 मीटर प्रति सेकेंड होने में उसमें तो कुछ तो समय लगा ही होगा। मान लेते हैं समय इसके बीच लग गया हमारा 10 सेकेंड लगा। 10 से 0 होने में 10 सेकेंड का समय लगा। तो 10 सेकेंड का जो समय लगा, ये हमारा परिवर्तन हुआ संवेग में।
तो संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब संवेग परिवर्तन होने में कितना समय लग रहा है, वही हमारा संवेग परिवर्तन का दर हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा संवेग परिवर्तन मीन्स डेल्टा पी, मतलब संवेग परिवर्तन में लिया गया समय, संवेग परिवर्तन में लिया गया समय ही हमारा हो जाता है संवेग में परिवर्तन की दर। अब अगर हम इसके एग्जांपल से निकालें तो संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा पी का मान हमारा आया है -50 और समय लिया है हमारा डेल्टा 10 से 5 आ जाएगा। इसका मतलब अब जो संवेग परिवर्तन की दर हो रहा है, इसका मतलब प्रति सेकंड में जो संवेग में परिवर्तन की दर हो रहा है वो 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। 1 सेकंड में 5 हो रहा है तो 10 सेकंड में हमारा 50 होगा। ये जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स का एक एक टॉपिक एक एक लक्ष्य की तरह आपस में जकड़ा हुआ है। जैसे आपका संवेग आया, संवेग के बाद संवेग में परिवर्तन आया, संवेग में परिवर्तन की दर आया। तो ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। अगर इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये संवेग में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन की दर, अगर इसको हम निकालेंगे तो 1 सेकेंड में हमारा -5 की दर से ये संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर 10 सेकेंड के लिए निकालेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा। 50 की अकॉर्डिंग हमारा संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अब इसी पे आधारित हमारा न्यूटन का सेकेंड रूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो अगर इसका 10 है, यहाँ होता है m × v, तो इसका हो जाएगा m v2 - m v1। अगर यहाँ देखें तो m का मान 5 ही है, तो 5 v2 हमारा 0 है, -m5 ही है, v1 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा तो यही ना, हमारा संवेग में परिवर्तन वही आ रहा है। तो आपका ये संवेग में परिवर्तन वही आएगा। अगर 10 मीटर से अगर हम निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है। एक चीज अब आपका अगला है कि अगर जो सर आइजैक न्यूटन का दूसरा नियम है तो हमारे संवेग में परिवर्तन की दर पर भी आधारित है। अब अगर यहाँ हम देखें तो रेट करते हैं तो उसके बाद हम निकालते हैं। अब हमारा अगला नंबर यहाँ पे टॉपिक है न्यूटन का द्वितीय नियम। अभी मैंने आपको बताया कि संवेग में परिवर्तन की दर F के बराबर होता है, मतलब जितना संवेग में परिवर्तन की दर हो रहा है उस पर लगाया गया फोर्स इक्वल होता है। मतलब F = डेल्टा P / डेल्टा T। मतलब जो हमारा बल है और संवेग में परिवर्तन की दर है ये आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें तो यहाँ अगर एक वस्तु ये है और अगला वस्तु हमारा यहाँ है और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं 5 kg है, वेग इसका हम मान लेते हैं 10 है। वही एग्जांपल है सेम।
5 kg है और इसका हम वेग मान लेते हैं 0। तो अब अगर यहाँ समझें तो यहाँ जो परिवर्तन होगा, यम मान लेते हैं द्रव्यमान यम, प्रारंभिक वेग आपका हम मान लेते हैं u है, और यहाँ का जो हम है इधर का मान लेते हैं द्रव्यमान, तो यम ही रहेगा क्योंकि वेट इक्वल है, v1 हो जाता है, या फिर ओनली v लिखे, प्रारंभिक और अंतिम वेग हो गया। अब अगर यहाँ हम लिखें तो इनका जो संवेग में परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है यम v माइनस u, यही आएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू यम v माइनस u पान डेल्टा हो गया। संवेग में परिवर्तन की दर अपान समय अंतराल, ये इक्वल होता है बल के। अब यहाँ अगर हम देखें तो यम उभयनिष्ठ है, यहाँ हमारा ब्रैकेट में आएगा v माइनस यू अपान डेल्टा टी। अब आपने एक एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा होगा, त्वरण इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान डेल्टा टी, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय अंतराल, यही था। अब इसके स्थान पे हम लिखेंगे a को, यम इज इक्वल टू v माइनस यू अपान डेल्टा टी के स्थान पे हम वैल्यू को रखेंगे a, तो यम इंटू ए, यहाँ से हमारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है F इज इक्वल टू यम इंटू ए। यही है सर आइजैक न्यूटन का दूसरा नियम। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा द्रव्यमान होता है वह एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होता है वही हमारा बल होता है। जहाँ F हमारा बल है, यम हमारा द्रव्यमान है और ये हमारा एक्सेलरेशन है। यहीं से हमें फार्मूला मिलता है। और जो सर आइजैक न्यूटन थे इन्होंने बताया कि अगर हम यम और ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है बल, और यही बल मीन्स इन्हीं के नियम के अनुसार हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे इनका एग्जाम्पल्स होता है, जैसे वाहन होते हैं, बाइक होता है, इसका जो स्प्रिंग होता है, अगर मान लेते हैं एक बाइक का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, अब इसे यहाँ ब्रेकर है तो इसका वेग 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो जो हमारा स्प्रिंग होता है वो आपस में नीचे की ओर दबता है, मीन्स उसमें संवेग में परिवर्तन होता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये सब एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा। मैंने आपको बताया संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, उसके बाद मैंने बताया सर आइजैक न्यूटन का दूसरा नियम और बल का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है। इन सब के बारे में आज हमने बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।